नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 द बर्निंग केसेस श्रृंखला की हमारी कल की कहानी के दूसरे और आखिरी एपिसोड में आज आपका स्वागत है। अब आगे। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी कविता। अच्छा, तो आपकी बेटी भी लापता है। आपको मालूम है कविता सक्सेना का नाम मेडिकल बोर्ड की उस लिस्ट में शामिल है जिन्होंने फर्जी तरीके से पीएमटी क्लियर की थी। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बेटी तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है और उसने परीक्षा अपनी मेहनत से पास की है साहब, और अचानक गायब हो गई है साहब। आप प्लीज उसका पता लगाइए साहब। आपकी बेटी कब से गायब है? कल हॉस्टल से छुट्टी लेकर घर आई थी साहब। हेलो, ठीक है मैं आती हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? पापा मैं हॉस्टल जा रही हूँ। हॉस्टल से ही तो छुट्टी लेकर आई थी तू। अरे कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है। अरे लेकिन क्या जरूरी काम है? मैं आपको फोन पे बताती हूँ। लेकिन उसके बाद से कोई अता पता नहीं है साहब। हॉस्टल में भी पता किया लेकिन वहां भी किसी को कुछ पता नहीं है साहब। कविता का फोन नंबर दीजिए। इनसे कविता का फोन नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल निकलवाओ और एसटीएफ को इन्फॉर्मेशन दे दो उसके गायब होने की। यस सर। सस्पेक्ट लिस्ट में से 9 स्टूडेंट की बॉडी उनके एरिया में मिली। इनमें से कुछ ने अपने घरों में सुसाइड किया और कुछ ने हॉस्टल में। सस्पेक्ट्स में से इतने लोगों का मरना मामूली बात नहीं है। हो सकता है सुसाइड ना हो बल्कि प्लान मर्डर हो। इन सब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? सर 2 बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो गई है, बस आने वाली है। बाकी में से कुछ की परसों आएगी और कुछ की 4-5 दिन बाद। सस्पेक्ट स्टूडेंट्स में से कई गायब हैं और इनसे हमें उन बिचौलियों का पता चल सकता था जिनके थ्रू इनका फेक एडमिशन हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पिछले 5 दिनों में कई बॉडीज ऐसी मिली हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुमार, हो सकता है वो बॉडीज उन बिचौलियों की हों, क्योंकि अगर बिचौलियों को बीच में से हटा दिया जाए तो 2 सस्पेक्ट्स के बीच का लिंक टूट जाता है। राइट सर, और इससे इन्वेस्टिगेशन भी और मुश्किल हो जाती है। राइट। कुमार, फिलहाल हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट हैं और जिन्हें हम ट्रेस कर सकते हैं उन सबको लाइन अप करो। मुझे सबसे पूछताछ करनी है। सर 2500 लोगों की लिस्ट है एंड वी आर वर्किंग ऑन ईच एंड एवरीवन। सर दिगवाना की रहने वाली कविता सक्सेना भी मिसिंग है। सर ये कविता मेडिकल बोर्ड की सस्पेक्टेड 117 स्टूडेंट की लिस्ट में थी। थोड़ी देर पहले ही कविता के फादर ने दिगवाना पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है। संगीता, बेटा हम कविता सक्सेना के पापा हैं। बेटा कविता का कुछ अता पता नहीं है, वो गायब हो गई है। कॉलेज से तुम्हारा पता मिला। तुम तो कविता की दोस्त हो ना, तुम तो कुछ जानती होगी वो इस समय कहाँ है। वो तो मुझे नहीं पता अंकल, लेकिन एक लड़का कुछ दिनों से कविता से मिलने आ रहा था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। लड़का? बेटा कौन है वो लड़का? शायद उसका नाम अमरीश है, मैंने सुना था। और वो कविता से नहीं बाकी स्टूडेंट से ही मिलने की कोशिश कर रहा था और उनसे पीएमटी के एग्जाम के बारे में कुछ बात कर रहा था। पीएमटी एग्जाम? हेलो, हाँ बेटा, कविता के बारे में कुछ पता चला? मैं कविता के कई फ्रेंड से मिला लेकिन कविता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और पापा इसके अलावा एक और बात पता चली है कि कविता के अलावा मेडिकल कॉलेज के और भी स्टूडेंट मिसिंग हैं। क्या? जा रही हो क्या? दूध और सब्जी लाने। आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ता है उसे लाने के लिए। तुम्हारी वजह से पता नहीं किस बीहड़ में आ गए हैं। सुनो ला मुझे दो, मैं लेकर आता हूँ। मुझे बाहर भेजने से डरते हो, लेकिन उससे होगा क्या? क्या तुम्हारे बाहर जाने के बाद मुझ पर यहाँ कोई अटैक नहीं कर सकता? डरो मत गीता, सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन दिया है मैंने कोर्ट में और सर्वेंट का भी इंतजाम करा रहा हूँ। अपना ट्रांसफ़र तो रुकवा नहीं पाए तो ये सब क्या खाक करोगे? अमरीश के अलावा डॉक्टर सदानंद इस केस के वो विसल ब्लोअर थे जिनकी सूझबूझ और जागरूकता की वजह से एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट घोटाला सामने आया। लेकिन अब डॉक्टर सदानंद और उनकी पत्नी की जान खतरे में थी। वहीं शॉर्टलिस्ट हुई 2500 की सस्पेक्ट लिस्ट में से आए दिन कई मौतें हो रही थी, जिसको लेकर एसटीएफ भी अचंभित थी। यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये मौतें सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि वो सारे सस्पेक्ट एसटीएफ की जांच के दायरे से बाहर रहें और इस घोटाले से वो बड़े नाम सामने ना आ पाएं जो इस घोटाले के किंगपिन हैं। लेकिन कविता सक्सेना के गायब होने का क्या राज था? क्या वाकई में उसके पिता ने पैसा देकर उससे पीएमटी का एग्जाम क्लियर करवाया था, या फिर कविता के गायब होने का कोई और ही राज था?
इन्वेस्टिगेशन की इस कड़ी में रोज कई बड़े खुलासे हो रहे थे और एसटीएफ की टीम एग्जाम के रोल नंबर अलॉट करने वाले सिस्टम एनालिस्ट जतिन से कई और अहम जानकारियां जुटा रही थी, जो कि इस पूरे घोटाले में डॉक्टर नागर समेत कई और डॉक्टर्स, ब्रोकर और स्टूडेंट्स के साथ साथ पुलिस की कस्टडी में था। कुमार, ये कंप्यूटर अपनी कस्टडी में ले लो। बिचौलिया बन के कितने स्टूडेंट्स को पास करवाया तूने, और ये सब कब से कर रहा है? सर, धंधेबाजी का तो पता नहीं कब से चल रही है, पर जब मैंने औरों के धंधे से अमीर बनते हुए देखा तो सोचा कि मैं भी ये धंधा क्यों नहीं शुरू कर दूं। सर, मैं बहुत से छात्रों को जानता हूं जिन्होंने बिना एग्ज़ाम दिए एग्ज़ाम पास कर लिए। और तू किसके लिए काम करता है, उसका नाम बोल। सर, डॉक्टर सिन्हा। मेरे पास तो अच्छे स्कोरर्स होते जो मेडिकल कॉलेज के लिए इंजन का काम करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने इस तरह से फ़ायदा उठाया है उन सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा सर। तूने पिछली बार भी माफ़ी मांगी थी, लेकिन तेरे माँ बाप ने तेरी बेल करवा दी, पर तू फिर भी सुधरा नहीं। सर, मैं तो लास्ट ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ सर, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, ट्रस्ट मी सर। अगर तुझे अपने करियर की इतनी चिंता होती तो ये सब करता नहीं। चल, सबके नाम बता जो तेरे साथ शामिल हैं। विनय, कमलेश। सिर्फ विनय जैसे स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और बिचौलिए ही नहीं, बल्कि कई पेरेंट्स भी इसमें कसूरवार थे, जो रिश्वत देकर अपने बच्चों को पास करवा रहे थे। आंखों पर पट्टी बन गई थी मेरे। आसपास के मोहल्ले के लोगों को एडमिशन करते हुए देखा तो मैंने भी अपने बेटे के फ्यूचर के लिए अपनी ज़मीन बेचकर 25 लाख रुपए उस ब्रोकर को दे दिए। किसको दिए थे पैसे? असीम शेख। कहाँ रहता है असीम शेख? एड्रेस और फ़ोन नंबर दो उसका। हाँ हाँ, ठीक है। रुबीना, देखो होशियार रहना, अगर पुलिस घर पर आए तो कह देना मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, समझेगी ना? पर हुआ क्या? आके बताता हूँ। अरे पर एसटीएफ टीम जब असीम के घर पहुंची तो वो वहां पर नहीं था, लेकिन जल्द ही उसके मारे जाने की सूचना ने एसटीएफ को भी चौंका दिया। असीम शेख की मौत तब हुई जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था और इस केस में इन्वॉल्व दलालों को पकड़ रहे थे। हो सकता है ये एक्सीडेंट ना हो कि एक प्लान मर्डर हो। कुमार, असीम शेख का सीडीआर चेक करो और ये पता करो कि A&R केस में ये किस किस को जानता था। हमें A&R बोर्ड से क्रॉस चेक भी करना होगा। मुझे लगता है इस केस में जतिन ही अकेला करप्ट ऑफिसर नहीं है। इस केस की जड़ें बहुत गहरी हैं। असीम शेख वो मिडलमैन था जो इस स्कैम से जुड़े कई बड़े नामों की जानकारी पुलिस को दे सकता था, और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई और उसे दुर्घटना की शक्ल दे दी गई। देखते ही देखते इस केस ने काफी बड़ा रूप ले लिया था। इस केस से जुड़े कई लोगों की जान खतरे में थी और विसिल ब्लोअर अमरीश की सुरक्षा भी हाशिए पर थी, जबकि उसको पुलिस की सुरक्षा मिली हुई थी। पापा, किसी ज़रूरी काम से हमें हॉस्टल के पास तक जाना पड़ रहा है। लेकिन बेटा, तुमको तो पता है ना कि उसी हॉस्टल के पास ही तुम्हारा अपहरण हुआ था। अरे चाचा, आप क्यों घबरा रहे हो? हम हैं ना इनकी सुरक्षा के लिए। ये है हमारी सुरक्षा के लिए, और आप यहीं रुकिए, दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लीजिएगा। हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। आइए। सर, पूरे इंडिया के टॉप के न्यूज़ रिपोर्टर्स इस A&R स्कैम की न्यूज़ कवर करने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर, और आप मुझे वहाँ जाने से रोक रहे हैं, क्यों? देखो निश्चय, हमारी टीम के कुछ लोग हैं वहाँ। क्या तुम उनकी काबिलियत पर शक कर रहे हो? सर, मैंने ऐसा नहीं कहा सर, लेकिन मैं जानता हूँ सर, इस स्कैम से रिलेटेड मेरे पास कई सारी इन्फॉर्मेशन है सर, और मैं वहाँ जाके उस पर काम कर सकता हूँ। हाँ कुमार। सर, असीम शेख के पास जो कॉल आया था वो एक भीड़भाड़ वाले मार्केट एरिया से किया गया था। कुमार, मुझे पूरा यकीन है कि ये एक प्लान मर्डर ही था। पहले उसे फ़ोन करके घर से बाहर बुलाया गया और फिर एक्सीडेंट करके मार दिया गया। इसका मतलब है कोई तो है जो ये नहीं चाहता था कि हम उस तक पहुंचते।
अच्छा कुमार, हमारी लिस्ट में से जितने भी लोग मिसिंग हैं उन सब के केसेस की लेटेस्ट अपडेट दो मुझे। ओके सर। पापा ये हमने अमरीश का पता लगाया जो कविता से मिल रहा था। ये अमरीश विसिल ब्लोअर यानी पुलिस का मुखबिर है, जिसने 2010 में पीआई डाला था कोर्ट में। गुप्ता जी कहाँ जल्दी चले आ रहे हो? प्राइवेसी के नाम पे कुछ तो छोड़ दो। अब जान रहेगी तब ना प्राइवेसी होगी अमरीश बाबू। गुप्ता जी प्लीज प्लीज। हेलो, हाँ हाँ, अमरीश बाबू अभी बाथरूम गए हैं। अब ये तो नहीं पता कि 1 नंबर गए हैं कि 2 नंबर। हाँ हाँ, आ गए, एक ही नंबर गए थे। सर, दिगवाना पुलिस कविता सक्सेना के केस को फॉलो कर रही थी। उन्होंने बताया कि कविता का फोन दिगवाना में बुद्धा पार्क के पास बंद हुआ था और वहां के एक सीसीटीवी में कविता एक लड़के के साथ कैप्चर हुई है, जिसकी फुटेज सर। वीडियो क्लियर नहीं है, ये लड़का है कौन? सर, ये लड़का कौन है ये तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है और नहीं कविता के घर वालों को इसकी जानकारी है, लेकिन उनका कहना है कि अमरीश जो विसल ब्लोअर है वो कविता से मिल रहा था। अमरीश से मिलते हैं एक बार, लेकिन मुझे लगता है ये जो भी है उसका कविता के गायब होने में हाथ हो सकता है। पता लगाओ ये कौन है और कविता के फादर से मिलो एक बार। ओके सर। सर, ये डॉक्टर राकेश है जो हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में भी था। सर, ललितपुर में इसकी लाश मिली है। एक के बाद एक हो रही संदिग्ध मौतों से चारों तरफ खौफ का माहौल था। एसटीएफ के गठन के बाद से ही ये घोटाला रोजाना मीडिया में नई सुर्खियां बटोर रहा था और मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि अब एसटीएफ की टीम भी शक के दायरे में थी। एक तरफ यह भी कहा जा रहा था कि एसटीएफ टीम के पुलिसकर्मी अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे थे, लेकिन एसटीएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही थी और अब एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर पंकज चतुर्वेदी से पूछताछ की जा रही थी। ये कुछ 957 स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिन्होंने फ्रॉड से 2008 से लेकर 2013 के बीच में अपना एडमिशन करवाया था। जगदीश नगर की लिस्ट अलग है। ये लिस्ट हमें स्टूडेंट से, ब्रोकर से और उन जाली स्टूडेंट से मिली है जो ये सब काम करते थे। अब आप बता सकते हैं कि आपके रहते हुए ये सब कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, दरअसल ये जतिन सिस्टम एनालिस्ट था और यही सारे सर्वर्स को कंट्रोल करता था, मगर इसके कंप्यूटर को कोई और ऑपरेट नहीं कर सकता था। तो कहीं ना कहीं इंजन और बोगी का खेल इसी का किया धरा है। आपको शायद याद होगा कि इंजन और बोगी वाला मामला 2011 से शुरू हुआ था, लेकिन ये एग्ज़ाम स्कैम वाला मामला पिछले 8-10 साल से चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा काम कोई अकेला शख्स नहीं कर सकता। ज़रूर ये किसी नेटवर्क के तहत हो रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस केस की तह तक जाऊँगा, पूरी इंक्वायरी करूँगा और जो भी इसमें शामिल होगा या दोषी होगा वो बच नहीं पाएगा। पंकज चतुर्वेदी से पूछताछ करने के बाद एसटीएफ ने जतिन से पूछताछ करने का फैसला किया। असीम शेख नाम के किसी ब्रोकर को जानते थे? नहीं सर, मैं किसी असीम शेख नाम के ब्रोकर को नहीं जानता। मयूर पंडित, केशव पुजारी, चंचल कौशिक, रजनी चंद्रा, अमित डोगरा, ये सारे नाम मेडिकल कॉलेज एडमिशन के हैं जो किसी दूसरे ब्रोकर से आए हैं लेकिन तुम्हारी लिस्ट में नहीं है। बता सकते हो ऐसा क्यों? सॉरी सर, मैं इनमें से किसी शख्स के बारे में नहीं जानता। ये सब नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं सिर्फ जगदीश नागर के साथ बिजनेस करता था। बहुत ही खेला खिलाया आदमी है, सरासर झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है इसने अपने कंप्यूटर में से कुछ डेटा डिलीट किया है ताकि कुछ खास लोग बच जाएं। कुमार, इसके मास्टर सर्वर कंप्यूटर को किसी अच्छे हैकर से चेक करवाओ। मुझे लगता है हमारे हाथ कुछ ना कुछ जरूर लगेगा। तब तक मैं सारे कॉलेजेस के डीन से मिलकर इन सभी स्टूडेंट्स को सस्पेंड करने के लिए कहता हूँ। सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे कॉलेज ने अपने स्टैंडर्ड से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बघेल साहब, झूठ के पैर ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। सच अपनी आंखों से देख लीजिए। ये देखिए,
ये वो 34 स्टूडेंट्स हैं जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं और हमारे शक के घेरे में हैं। आप इन्हें अभी के अभी सस्पेंड कीजिए, इंक्वायरी बिठाइए और हमें उस इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। इस तरह के कई नोटिसेस कई मेडिकल कॉलेजेस में दिए गए, जहां कई संख्याओं में ऐसे स्टूडेंट्स शक के घेरे में आए थे जिनका इस स्कैम से कनेक्शन हो सकता था, और कई कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने इसका विरोध भी किया। हेलो। देख बगैर, जिन स्टूडेंट्स का नाम मैंने तुमसे कहा है उन्हें रीस्टेट कर ले, नहीं तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनो 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 तो। तुम यहाँ क्यों आए? क्यों सर, आपने मुझे ट्रांसफ़र करा दिया तो मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकता हूँ। बोलो क्यों आए हो? सर, ये 34 स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज से भी रेस्ट्रिगेट हुए हैं। मुझे हमेशा से डाउट था कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। जब मैंने इनसे पहली बार इंटरेक्ट किया था, मैंने उसी वक्त आपसे कंप्लेन की थी। सो देयर इज़ समथिंग नॉट राइट हियर। ये स्टूडेंट्स पीएमटी का एग्ज़ाम क्लियर करके आए और उनको बेसिक चीज़ें तक नहीं आती हैं, और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स टॉपर हैं। मुझे तो इनके रिजल्ट्स पर डाउट है, लेकिन आपने उस वक्त मेरी बात सुनी तक नहीं। उसके बाद जब ये इंटरनल एग्ज़ाम इन्होंने पास किया, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा कि सर ये स्टूडेंट्स इंटरनल एग्ज़ाम पास करने तक के लायक नहीं है। उस वक्त भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। एंड आई एम श्योर कि अगर मैं इस वक्त भी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगूंगा इनके बारे में तो आप मुझे देंगे नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, मैं आरटीआई फाइल करने जा रहा हूँ और मैं पता करके रहूँगा कि इनका एडमिशन यहाँ पर हुआ कैसे। एसटीएफ ने जतिन के कंप्यूटर से और इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए एक इंटरनेट और कंप्यूटर हैकर मयंक सिंह की मदद ली। हमें ऐसा लगता है इसमें से डेटा डिलीट किया गया है। तुम उस डेटा को रिकवर कर सकते हो? जी सर। सर, अगर कंप्यूटर सर्वर से कोई फाइल डिलीट कर दी जाए तो उसका एक बैकअप डाटा रहता है, मेटा डाटा। सर, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उस डाटा को रिट्रीव करने में। श्योर। हाँ कुमार। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। जवाहर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर गिरीश बघेल ने अपने आप को जलाकर सुसाइड कर लिया है। व्हाट? सर, मिस्टर बघेल की मौत 90% जलने से हुई सर। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? 1-2 दिन में आ जाएगी सर। ओके, एक्सक्यूज मी। श्योर। सर, मैंने कुछ मेडिकल कॉलेज के सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के अगेंस्ट आरटीआई फाइल की थी, जिनका जवाब कल डीन साहब को देना था। सर, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि डीन साहब किसी बड़े माफिया रैकेट में फंस गए थे और उन्हीं लोगों ने इनकी जान ली है। लगभग 1.5 लीटर केरोसिन यूज हुआ है। 1.5 लीटर केरोसिन से 90% बर्न्स मुश्किल है। ये मामला कुछ और लगता है। मैडम, ये सब हुआ कैसे? सर, मैं रोज की तरह मंदिर गई थी और जब मैं वापस लौटी तो मैंने देखा डीन साहब आग की लपटों में घिरे हुए और मैंने घबरा के एम्बुलेंस को फोन कर दिया। एसटीएफ ने सस्पेक्ट स्टूडेंट्स की एक लिस्ट दिगवाना कॉलेज को भी दी थी, जिस पर अमरीश अपनी नजर बनाए हुए था। सर, 2 मिनट की आपसे बात करना चाहते हैं सर, हमारी मदद कर दीजिए सर। देखो, यहाँ का रूल है, हम नहीं बता सकते। कॉलेज में जाके पता कर लो, ठीक है? सर, आप 2 मिनट के लिए बस हमारी बात सुनो। क्या हुआ अमरीश बाबू, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं गुप्ता जी, कुछ खास बात नहीं। सर, आप इस हॉस्टल के वार्डन हैं सर, आप इतनी मदद कर दीजिए। बस ये बता दीजिए इस हॉस्टल में कितने लोग इस लिस्ट के रहते हैं। बता दीजिए सर। बता दीजिए सर। बताता हूँ। सतीश शुक्ला जी, विशाल राठौर, रुपेश कुमार, दीपक सिंह
और मुकेश राय, ये 5 लोग यहाँ रहते हैं। धन्यवाद सर। सर, दिगवाना पुलिस को रेलवे ट्रैक पर कविता सक्सेना की डेड बॉडी मिली है। पापा, मैंने पीएमटी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और मुझे दिगवाना का सबसे बेस्ट कॉलेज मिला है। निश्चय वहाँ बहुत मौतें हो रही हैं, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। इस केस में जो भी इन्वॉल्व है वो या तो मारा जा रहा है या फिर गायब हो रहा है। तुम्हारी सिक्योरिटी का सवाल है। डोंट वरी सर, मुझे कुछ नहीं होगा सर। मेरे पास एक प्लान है सर। जो लोग भी मारे जा चुके हैं ना, हम उन पर एक स्टोरी बनाते हैं सर। सर इससे पहले कि कोई दूसरा चैनल करे, हम करते हैं सर। सर प्लीज़। ठीक है, बट बी वेरी केयरफुल। हाँ, थैंक यू सर। सर, ये कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी पर जो एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क्स थे वो उसकी मौत के बाद हुए थे और उसकी मौत गला घोटने से हुई है सर। इसका मतलब है उसका मर्डर हुआ है? यस सर। और रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि उसको कई बार मोलेस्ट भी किया गया था। मोलेस्ट? अगर ऐसा होता सर तो हमारी बेटी कम से कम हमें तो कुछ बताती। लेकिन हमें ऐसा पता चला है कि काफ़ी समय से उसके साथ मोलेस्टेशन हो रहा था। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का हो जो उसके साथ ये सब कर रहा था। अब सर इस बारे में कोई आइडिया नहीं है सर, लेकिन सर एक लड़का ज़रूर है, अमरीश। उस पर ज़रूर शक है हमें। वो उसके गायब होने के पहले कई बार उससे मिला था। कविता मेडिकल बोर्ड की सस्पेक्ट लिस्ट में थी। एक बात सच सच बताइए, आपने पीएमटी का एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए कितनी रिश्वत दी थी, किसको दी थी? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया, हमने कोई रिश्वत नहीं दी। कविता ने अपनी मेहनत से एग्जाम पास किया सर पीएमटी का। हमने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। सर आपने बुलाया था? ये सब इसकी वजह से ये सब हुआ। इसकी वजह से कविता इस सब में पड़ी। हमारी बेटी तो मासूम थी। मासूम हमारी अम्मा भी थी। और वही नहीं, न जाने कितने मासूम मरीज इन नालायक डॉक्टरों के चक्कर में सूली चढ़ जाते हैं। कविता की मौत का दुख हमें भी अंकल जी, लेकिन गलती हमारी नहीं थी। हमने सुना है तुम कविता को ट्रेस करते थे। सर हम तो हर उस स्टूडेंट से मिलना चाहते थे जिनका नाम उस सस्पेक्ट लिस्ट में था। तो इसका मतलब है तुम कविता से मिले थे? हाँ सर, 1-2 बार मिले थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं सर। आप जानना क्या चाहते हैं? क्या लगता है तुम्हें, कविता की मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर इस बात का तो हमें कुछ खास अंदाज़ा है नहीं सर, लेकिन कुछ महीनों पहले सर हॉस्टल में लड़कों ने हमें बहुत बुरा पीटा था सर, जिसमें कि 15 लड़के सस्पेंड हुए थे और उन्हीं में से 5 लड़के इसी हॉस्टल में रहते हैं और पास के हॉस्टल में कविता भी रहती थी। तो सर हो सकता है आपको इनमें से किसी से कविता की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। अमरीश के बयान के आधार पर जल्द ही उन लड़कों को पूछताछ के लिए तलब किया गया जिन पर अमरीश ने अपना शक जताया था। नहीं सर, हमारा कविता सक्सेना मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। सर हम तो उस वक्त कॉलेज में थे जिस वक्त कविता को बुद्धा पार्क के पास देखा गया। हाँ सर, हमने मेडिकल एग्ज़ाम चीटिंग करके पास किया था सर, और कविता ने भी। इस फोटो में जो लड़का है उसे पहचानते हो? सर इसको जानते तो नहीं है, लेकिन इसको डॉक्टर आशुतोष दहिया के साथ देखा है सर। डॉक्टर आशुतोष दहिया? हाँ सर, वही आशुतोष दहिया जिसको आप लोगों ने अरेस्ट किया ANR स्कैम के केस में। ये एक ब्रोकर है, इसके थ्रू कई बच्चों ने मेडिकल एग्जाम्स क्लियर किए। सर कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है सर, बहुत लोगों से मिलता हूँ। कविता सक्सेना को तो जानता होगा? हाँ, पिछले साल मेडिकल में एडमिशन करवाया था इसका। कैसे करवाया था? अब सर जगदीश नगर के इंजन और बोगी वाले तरीके से तो बहुत लोगों को एडमिशन मिला है, लेकिन इसके अलावा एक तरीका और भी है जो आप सोच भी नहीं सकते। सर बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं इसमें, ऐसे ऐसे नाम है सर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कौन कौन इन्वॉल्व है, नाम तो बता। सर उसके लिए आपको पहले मुझे जेल से बाहर निकलवाना पड़ेगा। सर मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ सर। सर एक सेकेंड, ये देखिए सर। बहुत ही शातिर दिमाग है,
सरासर झूठ बोल रहा है कि इसने इस आदमी को नहीं पहचाना। कुमार, जल्द से जल्द इसकी बेल करवानी होगी। बहुत से राज छुपा रखे हैं इसने। हेलो सर, मयंक ने जतिन के कंप्यूटर से कुछ फाइल्स को रिकवर कर लिया है। सर, मैंने जतिन के कंप्यूटर से एक डिलीटेड फाइल रिकवर की है सर। वो एक एक्सेल शीट है, ये देखिए लिस्ट सर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर सीक्वेंस में है सर, 1 2 3 4 5, लेकिन रोल नंबर है वो सीक्वेंस में नहीं है सर। देखिए 7621555, 7621116 के बजाय 4256338 है सर। इसे देख के ऐसा लगता है कि ये उन बच्चों की लिस्ट है जिन्हें अपने मुताबिक सेंटर अलॉट किया गया है और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ रखी गई है सर। सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, एग्जामिनेशन सेंटर, कोड। ये कोड क्या है? ST, KS, LM? सर, ये हो सकता है किसी एग्जामिनेशन सेंटर के इनिशियल्स हों या किसी के नाम के इनिशियल्स, या फिर कोई एक सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड? मुझे लगता है यही वो राज है जो जतिन हमसे छुपाना चाह रहा था। ये लिस्ट बनाई कब गई है? सर, लिस्ट करीब 2 साल पहले बनाई गई थी और ये डेटा जतिन के कंप्यूटर से ही जनरेट हुआ है सर। इसका मतलब है या तो ये लिस्ट जतिन ने खुद बनाई है या फिर जतिन के कंप्यूटर से किसी और ने। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसी किसी शीट के बारे में कुछ पता नहीं है। ये सब मुझे फंसाने की साजिश है और मैं ये इनिशियल ST, UT, KG, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। जतिन वर्मा, ये डेटा तुम्हारे ही कंप्यूटर में से मिला है और तुम कह रहे हो कि तुम इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। सर, मैंने आपसे कहा ना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हो सकता है किसी ने मेरे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की हो। सर, लगता नहीं है कि जतिन हमें कुछ बताने वाला है। कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर पंकज चतुर्वेदी से एक बार फिर मिलना चाहिए। नहीं सर, मैं तो ऐसी किसी शीट के बारे में नहीं जानता। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। सदानंद पहले जवाहर मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था और उसे भी सड़े हुए सिस्टम पे शक है। हमें जल्द से जल्द आशुतोष की बेल करवानी होगी। और हाँ, जो लिस्ट हमें मयंक से मिली थी उसमें शामिल सभी नामों का पता करो और जैसे ही आइडेंटिफाई हों हमें उनसे भी पूछताछ करनी होगी। ओके सर। जतिन की हार्ड ड्राइव से रिट्रीव की गई उस लिस्ट में STF टीम हर इनिशियल से किसी न किसी नाम की पहचान का अंदाजा लगा रही थी। या तो लापता मिल रहे थे या कुछ की STF टीम के मिलने से पहले ही मौत हो चुकी थी। AK के इनिशियल से अखिलेश सिंह को आइडेंटिफाई किया गया। इस लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम हैं उनमें से कई अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं और जो भी आइडेंटिफाई हुए हैं वो या तो गायब हैं या फिर मारे जा चुके हैं। इसका मतलब है इन लोगों को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है। सर, पता चला है कि आशुतोष को जेल में हार्ट अटैक आया था और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। सर, ये केस तो दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है। इसका मतलब है हमारी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और इस केस का शिकार सिर्फ एक्यूज्ड और विक्टिम ही नहीं, कोई भी हो सकता है। किस हॉस्पिटल में लेके गए आशुतोष की बॉडी को? आशुतोष की मौत के पीछे कोई ना कोई साजिश है। वो मरा नहीं, मारा गया है, वो भी जेल के अंदर। आशुतोष इस केस में एक ऐसा अपराधी था जिसने कई बड़े नामों पर इस केस से जुड़े होने का संदेह जताया था। सर, बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं इसमें। ऐसे ऐसे नाम है सर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, जिनको उसने डिस्क्लोज तो नहीं किया था, लेकिन जेल में हुई उसकी मौत ने पूरे प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आशुतोष की मौत को संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद जेलर समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन यह सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ था कि एक के बाद एक हो रही संदिग्ध मौतों के पीछे आखिर किसका हाथ था। ऐसे वो कौन लोग थे जिनको आइडेंटिफाई करने में फिलहाल STF भी नाकाम नजर आ रही थी। विपक्ष और मीडिया लगातार STF को हटाकर इस केस को CBI को सौंपने की मांग कर रहा था और इसी दौरान इस केस की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर निश्चय सिंह इस केस को एक नई हेडलाइन देने वाला था। पापा, कुछ नहीं होगा हमको, आप डरिए मत। अब जरा अंजू को फोन दीजिए। अंजू, निश्चय का फोन। हेलो, तुम पापा की टेंशन मत लो, हम समझा लेंगे उन्हें। तुम अपना ख्याल रखना। अरे ख्याल तो तुम अपना रखना। अच्छा बताओ, डॉक्टर के पास गई थी कल? हाँ गए थे,
उन्होंने तो हमें डिलीवरी की डेट भी दे दी है, अगले महीने की लास्ट वीक में बोला है। सर, एसटीएफ ने जानबूझकर मासूम स्टूडेंट्स और नौकरी पाने वालों को फंसाया है। इन्होंने उन लोगों को इतना हैरेस किया कि उन लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान ले ली। और ये जिस एसटी यूवी कोड की बात कर रहे हैं वो इनके द्वारा ही मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। इन दोनों फाइल्स की सत्यापन की जांच करने के लिए इन्हें लैब भेज दिया जाए। ये वो कमरा है सर जहाँ इन लोगों ने बंद करके सर हमें बहुत बुरी तरीके से मारा था। ये देखिए। कोर्ट में जो 2 लिस्ट पेश हुई थी उनमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसके बारे में तुम क्या जानते हो? इसमें हमें कुछ गहरी चाल लगती है। मुझे ये बता सकते हो कोर्ट में ये जो लिस्ट पेश हुई थी जिसमें फर्जी तरीके से एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के नाम है और जिनके आगे ST है इनिशियल से, सिर्फ ST, उनकी मौत हो रही है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? बस इतना ही बता सकते हैं सर, इस लिस्ट में एक हमारी जानने वाले का भी नाम था सर, कविता का। अब वो रही नहीं और उसके पापा ये मानना भी नहीं चाहते कि उसका एडमिशन फ्रॉड से हुआ था। हाँ सर, अगर उनसे बुलवाया जाए तो शायद पता चल सकता है कि बात क्या थी। अब तक इस केस में 46 संदिग्ध मौतें हो चुकी थी और निश्चय सिंह कविता सक्सेना की हत्या से जुड़े राज जानने के लिए कविता के घर वालों से मिलने उनके घर पहुंचा। एक्शन। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है? क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि कविता ने चलती हुई ट्रेन से अपनी जान दी थी। कोई प्यार का मामला? सरासर झूठ है ये सब, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी कविता का मर्डर हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारी बेटी की मौत जो है गला घोटने की वजह से हुई। जब हमें पता चला कि वो मिल नहीं रही है तो हमने उसके हॉस्टल जाकर भी पता करने की कोशिश की। बाद में हमने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। फिर सीधा 1 महीने के बाद एक फ़ोन आया। सर माफ़ कीजिएगा पर सुनने में ऐसा भी आया है कि कविता भी इस फ्रॉड में शामिल थी। सब झूठ है ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब ठीक तो है ना? गया था और इसीलिए उसे मार दिया गया। सवाल कई थे और मीडिया द्वारा रोज नए अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन निश्चय सिंह की मौत के बाद मीडिया और विपक्ष ने मौजूदा सरकार और एसटीएफ को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था और आखिरकार इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे सीबीआई के ऑफिसर संजीव खन्ना। सर, एक अजीब बात पता चली है। सर, इन सभी कैंडिडेट ने एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी आंसर शीट के लिए RTI फाइल की। व्हाट? हाँ सर। लेकिन राव, RTI तो वो स्टूडेंट्स फाइल करते हैं ना जिनके नंबर कम आए होते हैं और जिन्हें लगता है कि उनके नंबर ज़्यादा होने चाहिए थे। तुम कह रहे हो कि ये सारे स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं, तो फिर इन्होंने RTI क्यों फाइल की? सर, इनमें से एक नाम किरण शर्मा का भी है। सर, मुझे लग रहा है कि इस आंसर शीट में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर किया गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। सर, ये देखिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। कैंडिडेट को इनमें से किसी एक ब्लॉक को फिल करना होता है। सर, मैंने से बहुत सारी आंसर शीट देखी है जिसमें कैंडिडेट ने एक के साथ साथ दूसरे वाले ब्लॉक को भी हल्का सा फिल किया है। सर, ये हो सकता है कि कैंडिडेट ने पहले एक ब्लॉक को फिल किया हो, फिर उसे मिटाया हो, उसके बाद दूसरे ब्लॉक को फिल किया हो। लेकिन सर, ऐसी सिचुएशन किसी 2 या 3 कैंडिडेट के साथ होना चाहिए। लेकिन सर, किरण शर्मा की पूरी आंसर शीट ऐसी की ऐसी है। बाय द वे सर, एग्जाम के बाद ये आंसर शीट स्टोर रूम में जाती है। उसके बाद AR डिपार्टमेंट इसे कंप्यूटर में फिट करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू कैंडिडेट को मार्क्स अलॉट करता है। राव, पता लगाओ कि इन स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट एक्सेस कब की थी। ओके सर। मयंक। यस सर। 12 जून 2009 के दिन की कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज ज़रा चेक करो। इसी दिन किरण शर्मा ने अपनी आंसर शीट एक्सेस की थी। ज़रा चेक करो और बताओ कि किसने उसकी आंसर शीट अपलोड की थी उस दिन। ओके सर। सर, पंकज चतुर्वेदी, चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर। जी हाँ, मैंने ही ये सब किया है। ये जो शीट है इसे OMR कहते हैं, लेकिन ये सब मैंने जतिन की मदद से ही किया है। हम लोग
पहले कैंडिडेट अपेयर होता है एग्जामिनेशन के लिए, फिर जो कैंडिडेट जैसा पैसा देता है उसी के अनुसार उसके स्कोर्स बनते हैं और उसी के मुताबिक उसकी रैंकिंग होती है ताकि वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। और एग्जाम्स? हम लोग पहले ही अपने कैंडिडेट को अच्छी तरह से समझा देते हैं कि अगर आपको सही आंसर आता हो तो ही आप शीट को फिल करें, वरना आप ब्लैंक छोड़ दीजिए शीट को। और ये भी जतिन का ही आइडिया था कि हम कैंडिडेट्स को बोल के RTI फाइल करें और फिर उसके बाद मेरे रूम में हम शीट्स को भर देते थे। इसीलिए सारे डिक्लेयर्ड स्कोर मैच हो जाते थे और हम उसी शीट को स्कैन करके कंप्यूटर्स पे अपलोड कर देते थे ताकि आगे चल के भी कोई गड़बड़ ना हो। तो फिर किरण शर्मा की आंसर शीट में इतने इरेज मार्क्स क्यों थे? वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थी सर। वो अपने आप ही सारे आंसर्स भर के आ गई थी। हम तो उसके शीट को करेक्ट भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके फादर ने 50 लाख रुपया दिया था, इसीलिए हमें रॉन्ग आंसर्स को इरेज करना पड़ा और सही आंसर्स भरने पड़े। चलो अब ये भी बता दो कि जतिन वर्मा की लिस्ट में ST कौन है? सर अगर हम आपको इसका जवाब देंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मरना तो तुम्हें वैसे ही है पंकज। हाँ, अगर अप्रूवर बन गए तो तुम्हारी सज़ा कम करवाने में मदद ज़रूर कर सकते हैं हम लोग। चॉइस तुम्हारी है। सर ST का मतलब शंकर तिवारी, मिस्टर उमाकांत वर्मा का PA। इसका मतलब UV ही उमाकांत वर्मा है, राइट? जी। और ये जो इतनी सारी मौतें हुई हैं उसके पीछे कौन है? सर STF ने मिडिलमैन, स्टूडेंट, ब्रोकर, डॉक्टर्स जब से सबके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया तभी से शंकर तिवारी ने एक एक करके सबको मरवा दिया। हाँ, कविता सक्सेना की एप्लीकेशन आशुतोष दहिया लाया था मेरे पास, लेकिन उसके माँ बाप पूरे पैसे नहीं भर पाए थे। वो सौदा 35 लाख में हुआ था, इसलिए पैसों के बदले में मैंने उसे अपने साथ हम बिस्तर किया। लेकिन फिर उस अमरीश ने RTA फाइल किया और वो कविता के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। मुझे लगा कहीं कविता मुंह ना खोल दे, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। ये सानी है जो हमारे लिए उल्टे सीधे काम करता है। किसी ने ही कविता का मर्डर करके उसकी लाश को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया था। और उमाकांत वर्मा? जी, जितने भी रिक्रूटमेंट होते थे उन सब में मिनिस्टर साहब का हिस्सा होता था। मिनिस्टर साहब ने ही इस पंकज चतुर्वेदी को एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाया था। और बाद में पार्टी के कुछ नेता लोगों के बच्चों का एडमिशन भी इसी पंकज चतुर्वेदी ने OMR के जरिए कराया था। लेकिन जब STF वालों ने अरेस्ट करना शुरू किया तो जतिन थोड़ा सा घबरा गया, फिर उन सबको वहाँ से हटा भी दिया। लेकिन जतिन ने वो सेकंड लिस्ट तैयार की जो कोर्ट में पेश भी की गई, जिसमें ST के इनिशियल कैंडिडेट के नाम के आगे से उन्हें हटा दिया गया था। रिपोर्टर निश्चय राणा, डीन बाघेल और आशुतोष दहिया को किसने मारा? साहब, मैं अकेला नहीं हूँ जो मिनिस्टर साहब के लिए काम करता हूँ, और मैं इन सब के बारे में और कुछ नहीं जानता। आप मिनिस्टर साहब से क्यों नहीं बात कर लेते? आपको हमारे साथ चलना होगा। आइए। क्या आप बता सकते हैं कि रिपोर्टर निश्चय राणा, डीन बाघेल और आशुतोष दहिया को किसने मरवाया? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है और आप मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। ये सब मुझे फंसाने की एक साजिश है। इस केस में भले ही कई फर्जी डॉक्टर्स के नाम सामने आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पूरा A&R बोर्ड और मेडिकल बोर्ड भ्रष्ट था। डॉक्टर सदानंद समेत ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो इस नोबल प्रोफेशन में बेहद ही संजीदगी से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मिनिस्टर उमाकांत फिलहाल जमानत पर रिहा हैं, लेकिन इस घोटाले में उनकी भूमिका अब भी शक के घेरे में है। CBI की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने CBI कोर्ट में दिसंबर 2017 में अपनी चार्जशीट फाइल कर दी थी, जो कि 23,000 पन्नों की थी। इन 23,000 पन्नों में कितने आरोपी हैं और कितने निर्दोष हैं, ये साफ होना अभी बाकी है। देखते हैं
हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ही स्त्री और पुरुष के बीच एक दायरा रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ ये दूरी अब कम होती जा रही है। आज स्त्री और पुरुष दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भले ही आज भी दफ्तरों में पुरुष कर्मियों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन महिला कर्मियों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महिला और पुरुष रोजाना 8 से 10 घंटे दफ्तर में एक साथ काम करते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर साल तकरीबन 2000 से 2500 घंटे दोनों साथ में बिताते हैं। जहां इतने समय साथ काम करते करते बातों और दोस्ती का एक सिलसिला कायम होता है, वहीं दूसरे किसी भी क्षेत्र की तरह यहां भी गलतफहमी, असहमति, आरोप, प्रत्यारोप और उससे भी बढ़कर अपराध की पृष्ठभूमि भी तैयार होने लगती है। आज हम आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आए हैं जिसमें एक 50 वर्षीय पत्रकार, जो कि अपनी ही कंपनी के मालिक थे और अपने स्टिंग ऑपरेशंस के लिए जाने जाते थे, उनके ऊपर उन्हीं की कंपनी में एक 28 वर्षीय जूनियर सहकर्मी ने यौन दुराचार और बलात्कार का आरोप लगाया। इस केस ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। दफ्तरों का माहौल और स्त्री पुरुष सहकर्मियों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, ये चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। इस केस में जो सबसे बड़ी कठिनाई आई वो थी तथ्यों और गवाहों की कमी। पुलिस के पास सिर्फ एक्यूज्ड और विक्टिम के ही बयान थे। ये पता कर पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन 2 रातों को हुआ क्या था। एक एडल्ट एजुकेशन टीचर ने अपनी स्टूडेंट से कहा, इफ अ बॉय टचेस योर अपर बॉडी से डोंट, ओके, और अगर वो नीचे टच करे बोले स्टॉप, right? Guess what the student said? What? She said, "Teacher, my boyfriend touched me both ways." I said, "Don't stop, come." Oh my God! I've never laughed so much in my whole life. आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पूरे देश में तहलका मचाकर भ्रष्टाचारों का भांडा फोड़ने वाले देश के जाने माने पत्रकार वरुण नागपाल खुद ही कानून के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उन पर अपने ही धमाका वीडियो मैगजीन में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के साथ शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया है। ये महिला कर्मचारी जो कि 28 वर्ष की हैं, इनका आरोप है कि 50 वर्षीय वरुण नागपाल ने इस महीने की शुरुआत में अपनी वीडियो मैगजीन धमाका के लिए गोवा में एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें देश विदेश की जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। उसी दौरान होटल ग्रैंड मरीन की एक लिफ्ट में उन्होंने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। हालांकि अभी तक पीड़ित महिला ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं की है, लेकिन उन्होंने कंपनी की एमडी शोभा श्रीवास्तव को ईमेल करके शिकायत दर्ज की थी और उसके बाद शोभा श्रीवास्तव, वरुण नागपाल और पीड़ित लड़की के बीच में ईमेल का आदान प्रदान शुरू हुआ। जो मेल ट्रायल हमारे हाथ लगे हैं, इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। आज भी महिलाएं अपने साथ हुए दुष्कर्म के बाद भी पुलिस के पास नहीं जाती और वरुण नागपाल तो बहुत बड़ा नाम है। और देखना यह है कि उस लड़की के कंप्लेंट दर्ज ना करने पर सरकार और गोवा पुलिस इस मामले में कोई एक्शन लेती है या नहीं। टीम, कंपनी इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ सिचुएशन। मीडिया के सामने किसी भी तरह के स्टेटमेंट की आप लोगों की तरफ से जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? या वरुण, What the hell is happening, शोभा? ये इतने कॉन्फिडेंशियल ईमेल मीडिया में कैसे लीक हो गए? I have no idea. Even मैं भी equally shocked हूँ। What the hell are you shocked? Can't you see what's happened? It's a conspiracy against me. मेरे खिलाफ साजिश है। ये जितने एमएलएस के कपड़े मैंने फाड़े हैं ना पब्लिक के सामने, वो बदला लेने पर उतारू हो गए हैं। They want their revenge. किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक को देख लूंगा मैं। वरुण, प्लीज काम डाउन। ये मैटर बहुत सेंसिटिव है। ऐसे मामले में सारी सिंपैथी लड़की की तरफ ही जाती है। यू प्लीज डोंट वरी, हम लोग इसके लिए लीगली फाइट करेंगे।
सर हम ऐसे कैसे कुछ कर सकते हैं, हमारे पास कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। हमें अपनी कार्रवाई शुरू करनी होगी मिस्टर शिरोडकर। हम इतने बड़े मैटर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। न्यू दिल्ली से हमें लेटर भेजा है, वो चाहते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू करें। सर वैसे देखा जाए तो इस केस में इन्वेस्टिगेट करने जैसा कुछ है नहीं। मेरा मतलब है उस लड़की ने कहीं कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, सीधा मीडिया में गई। इसका मतलब है या तो वो चीप पब्लिसिटी पाना चाहती है या फिर मिस्टर वरुण नागपाल की रेपुटेशन को खराब करना चाहती है। ही इज अ बिग शॉट सर, बड़े बड़े लोगों की नकेल कसी है उसने। जानता हूँ मैं, और सच को सामने लाने के लिए हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। हम एक सुओ मोटो नोटिस के जरिए मिस्टर नागपाल के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं और अपनी जांच शुरू करते हैं। लेकिन सर वो दोनों यहाँ एक सेमिनार के लिए आए थे, असल में वो दोनों दिल्ली में रहते हैं। हाँ तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? जाइए दिल्ली, वहाँ की पुलिस आपको हेल्प करेगी। कंपनी के कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स मीडिया में लीक होने की वजह से पूरा मामला लोगों के सामने आया। सब कुछ पूरी तरह से उलझा हुआ था, कई सवाल उठ रहे थे। जहां एक तरफ लड़की ने ईमेल में शारीरिक शोषण की बात कही, वहीं दूसरी तरफ वरुण नागपाल का कहना था कि यह सब कुछ उसके खिलाफ रचा गया एक पॉलिटिकल ट्रैप है, उसे फंसाया जा रहा है। तो आखिर सच क्या था? उस रात लिफ्ट के बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था? सुओ मोटो के तहत गोवा पुलिस ने इस मामले में अपनी तहकीकात शुरू कर दी। वरुण नागपाल से बात करनी। वो ऑफिस में नहीं है सर। केबिन का उनका उधर। सर लिसन टू मी सर, आप ऐसे नहीं जा सकते सर। सर मैंने कहा था आपसे कि वो नहीं है ऑफिस में। उनके ऊपर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो एडिटर इन चीफ की पोजीशन में नहीं है। उसके लिए आप हमारी एमडी मिसेस शोभा श्रीवास्तव से बात कर सकते हैं। आपकी एम्प्लॉय के साथ इतना सब कुछ हो गया, उसने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? वेल, ये तो आपको वही बता सकती है। हमारे पास वारंट है। इस केस से रिलेटेड जितने भी ईमेल्स हैं आपको हमें सौंपने होंगे। वैसे इतने कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स मीडिया में कैसे लीक हो गए? आई हैव नो आइडिया। कौन है ये लड़की? मीडिया में इसका नाम या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, लेकिन हमें इसका नाम और पता चाहिए। उसका नाम निकिता सिंह है एंड शी होल्ड्स सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन हियर। एंड दिस इज हर एड्रेस एंड नेम। थैंक यू। और मिस्टर नागपाल का भी। सर ये वो घर है। नागपाल साहब से मिलना है। साहब नागपाल साहब घर में नहीं है। देशमुख फोन लगा उसने। सर कहाँ गए? पता नहीं साहब। सर फोन नहीं उठा रहे। लगता है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है इसलिए सबसे कट के बैठा है। कट के क्या सर, छुप के बैठा है। ना बड़ा कांड किया है तो डर तो लगेगा ही। देशमुख, बिल्ली अगर रोते हुए आके ये कह दे कि शेर ने उसे पंजा मारा है तो सब उसकी बात मान लेंगे। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। जब भी किसी कंट्रोवर्सी में किसी बड़े आदमी का नाम जुड़ता है तो सारे लोग उसे पहले से ही दोषी मानने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि जब तक सारा सच सामने ना आ जाए तब तक किसी को दोषी मानना ठीक नहीं होगा। एक काम करो, इस वरुण नागपाल से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करो, तब तक हम निकिता सिंह से पूछताछ शुरू करते हैं। सर गोवा पुलिस, सुओ मोटो के तहत हमें इस केस की इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स मिले। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मैं बहुत डर गई थी। आई वॉज वेरी स्केर्ड। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट शॉक। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मीडिया में ईमेल्स लीक करते वक्त आपको डर नहीं लगा? सर मैंने वो ईमेल्स लीक नहीं किए। सी मुझे पता था। That's why I didn't go public. I knew कि सब लोग मुझे गिल्टी समझेंगे, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। निकिता जी, बातों में सच्चाई की जितनी शक्कर मिलाई जाए उतनी भरोसे की मिठास आती है। बैठिए और बताइए कब, क्या और कैसे हुआ? 2 हफ्ते पहले की बात है। 7 नवंबर
2013। गोवा में हमारी मैगजीन धमाका का सेमिनार था। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, द रिच, द फेमस सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड स्टार्स, टॉप पॉलिटिशियंस, सब लोग थे वहाँ पर। हॉलीवुड स्टार मिस्टर रॉबर्ट भी आए थे, उनकी बेटी कायरा के साथ। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उन दोनों का ख्याल रखूं। 7 नवंबर को हमने अपने गेस्ट के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। मिस्टर रॉबर्ट और कायरा गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे, और ऑब्वियसली वहाँ मिस्टर नागपाल भी थे। always wonder, Robert. About those. Yeah. No, about the heat. So we didn't manage, and they run on that, man. But that's the talent. Veron, I've had the most amazing evening. The honor is all mine, and thank you so much. Man, I love India. And the Indian women. Good night. Good night. Thank you so much. Joy. Good night, guys. Bye. See you. क्यों another one? एक एडल्ट एजुकेशन टीचर ने अपनी स्टूडेंट से कहा if a boy touches your upper body say don't. Okay. और अगर वो नीचे टच करे बोले stop. Right. Guess what the student said? What? She said, teacher, my boyfriend touched me both ways. I said don't stop. Oh my god, I've never laughed so much in my whole life. Elevator में. निकिता जी, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो बताते हुए आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसने गलत किया है शर्मिंदा उसे होना चाहिए। Elevator में he started touching me inappropriately. मेरी पूरी बॉडी को गंदी तरीके से छू रहे थे और मैंने उनको बोला प्लीज स्टॉप। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की और फिर तो इतनी देर में लिफ्ट का दरवाजा एक बार भी नहीं खुला? नहीं सर, मिस्टर नागपाल ने फर्स्ट लेवल पर लिफ्ट रोक के रखा था। मैंने किसी भी तरीके से एक बटन दबाया और जैसे ही ग्राउंड लेवल पर लिफ्ट खुला और दरवाजा खुला, मैंने अपना अंडरगारमेंट उठाया और भाग गई वहां से। That's it? मुझे तो इस क्लिप में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे ऐसा लगे कि मैंने निकिता के साथ कुछ गलत किया। Come on, can't you see कि मुझे फंसाया जा रहा है? इस कंट्री के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट, सबसे बड़े पॉलिटिशियंस को नंगा किया है मैंने। Now those mothers are trying to put this crap onto me. टारगेट कर रहे हैं मुझको। वरना अगर किसी ने पुलिस कंप्लेंट की ही नहीं तो आप लोग इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं? निकिता ने जो कुछ भी कहा है सब झूठ कहा है। अरे उसकी उम्र की तो बेटी है मेरी। She is my daughter's best friend. Yes, I agree. वो मेरे मेंटोर थे। He was like my role model. He had some kind of a spark in him. I used to admire him so much क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। In fact, it was my dream to work with him. And I was so happy जब उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया। That was the happiest day of my life. Here you are. Congratulations, Nikki बेटा. I'm really happy कि आज से तुम इस कंपनी का हिस्सा हो. And you know what? Tad bit disappointed also. क्योंकि आज के बाद तुम मुझे अंकल नहीं बुला पाओगी। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वरुण हूँ और तुम मेरे लिए एक हार्ड वर्किंग ब्यूटीफुल गर्ल हु इज वर्किंग इन माय कंपनी। Thank you so much, uncle. Huh? I'm sorry. Thank you so much, Varun. He was like a father figure to me. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ये करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो आपके ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? पैसा, पावर, पोजीशन, ये इंसान से कुछ भी करवा सकता है। 28 साल की उम्र में शी इज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव मेरी वजह से। अब इतनी कम उम्र में अगर किसी को इतना कुछ मिल गया हो तो उसकी भूख तो बढ़ेगी ही ना। व्हाट्स नेक्स्ट? मेरी कुर्सी, मेरी पोजीशन। दिस इज अ डर्टी रेस।
या कोई उसे भड़का रहा है मेरे खिलाफ? अगर किसी केस में पुलिस के पास पुख्ता सबूत या चश्मदीद गवाह ना हो तो किसी भी नतीजे पर पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से विक्टिम और एक्यूज्ड के बयान से ही ये जानने की कोशिश करती रहती है कि आखिर क्या हुआ होगा और दोषी कौन। और इस केस में भी यही हो रहा था। पुलिस की थ्योरी पूरी तरह से मिस्टर नागपाल और निकिता के बयान के आंकलन पर टिकी थी। यहां तक कि पुलिस टीम में भी इस मामले को लेकर अलग अलग राय थी। सर, जहां इतना धुआं है तो वहां तो आग होगी, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपको नागपाल की बात पर ज्यादा ट्रस्ट है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर, क्योंकि नागपाल जो भी बोलता है आप चुपचाप सुन लेते हैं बिना किसी सवाल जवाब के। कोई और होता तो अब तक हाथ पैर टूट चुके होते। देशमुख, एक डंडे से सबको नहीं हका जाता। ये थोड़ा हाई प्रोफाइल केस है। जो कुछ भी हुआ है पहले समझ तो लें, फिर सवाल जवाब भी हो जाएंगे। तुम्हें निकिता की बातों पे ज्यादा विश्वास है? सर, तो फिर जब आप लिफ्ट से बाहर आए तो फिर क्या हुआ? I was completely in the state of shock. मैं भागती हुई होटल से बाहर गई, कैब ली और बेबी होटल चली गई। My other staff members were also there. जब मैं होटल पहुंची तो दिव्या और रोजान मेरे रूम में थे। वो मेरा रूम शेयर कर रहे थे। निकी, what happened? तू चल पुलिस के पास, हम अभी कंप्लेन करते हैं। Don't be a fool. तू अपना मुंह बंद रख। You just resign. He is the वरुण नागपाल। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है वो। तेरी जॉब तो गई ही, वो आगे के तेरा करियर भी खा जाएगा। मैं अपने जॉब को रिस्क पे नहीं डालूंगी। बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंची। मैं अपने हाथों से अपने करियर को बर्बाद नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मैं। मुझे अर्जुन से बात करनी है। और फिर मैंने लंदन में अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को फोन किया। He also said the same thing कि just resign and go back to Delhi. But I was very worried. मैं अपने जॉब को और करियर को खराब नहीं करना चाहती थी। So I decided to stay back. और तभी मेरे फोन पे मिस्टर वरुण का मैसेज आया। ये उस मैसेज का स्क्रीनशॉट है जो उस रात आपने निकिता सिंह को भेजा था। Well, what can I say, officer? ऐसे जोक्स तो हम कलीग ऑफिस में रोज एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। इनफैक्ट निकिता भी ऐसे नॉटी जोक्स शेयर करती है और एंजॉय करती है। उस रात भी मैंने ऐसा ही कोई नॉटी जोक शेयर किया था और ये SMS मैंने उसी से रिलेटेड बाद में उसको भेजा था। What's wrong with it? आपको अजीब नहीं लगता ऐसे जोक्स अपने फीमेल कॉलीग्स के साथ शेयर करते हुए? No, not at all. Let me explain, officer. हम अपने काम में 24/7 एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऑड आवर्स में भी काम करते हैं एक दूसरे के साथ। अब ऐसे माहौल में आई वॉन्ट टू कीप माई ऑफिस एटमॉस्फेयर चिल्ड आउट। मुझे वो बॉस एम्प्लॉई वाली फीलिंग नहीं रखनी होती अपने ऑफिस के अंदर। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में तो सारी फीमेल कोलीग्स ऐसे जोक्स एंजॉय करती हैं और ऐसे ही जोक्स अपने मेल कोलीग्स और मुझे भी भेजती रहती हैं। क्या क्या गलत है इसमें? हाँ, ऑफिस में नॉटी जोक्स सर्कुलेट करने की उनकी आदत थी और आप लोग उनके जोक्स एंजॉय करते थे, हंसते थे उन पे। एक्चुअली बॉस के जोक्स पे ना हंसना इट्स लाइक ए क्राइम, क्योंकि सबके KRA एंड इंक्रीमेंट्स उनके हाथ में है। इसलिए हम भी कभी कभी प्रिटेंड करते थे कि हम उनके जोक्स एंजॉय कर रहे हैं, जस्ट टू बी देयर इन हिज गुड बुक्स। 7 नवंबर की रात को क्या हुआ था? उस रात निकी जब रूम में आई थी तो मतलब आप लोगों ने निकिता की एक तरफा बातों पे यकीन कर लिया। ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो, किसी वजह से वो मिस्टर नागपाल को फंसाने की कोशिश कर रही है और आप दोनों की सिंपैथी गेन करने के लिए आप दोनों से झूठ बोला होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या निकिता झूठ बोल रही है? आई डोंट नो, बट हाँ, अगर उसके साथ इतना कुछ हो गया था तो उसे इसी वक्त वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो तो वहीं रुकी थी। आई फाउंड इट स्ट्रेंज। थैंक यू। चाय अच्छी बनाती हैं आप। थैंक यू। वैसे
आपने मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं वहीं रुकी थी। मैं अपने जॉब को और करियर को रिस्क पे नहीं डालना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी वजह से मैं फायर हो जाऊं। और देश विदेश से इतने इंपॉर्टेंट लोग आए थे, अगर उनके सामने मैं कोई भी सीन क्रिएट करती तो हमारी कंट्री का गलत इंप्रेशन जाता। कमाल है, आपके साथ वहां इतना कुछ हो रहा था, आप पता नहीं क्या सोच रही थी। वैसे इतना क्या इंपॉर्टेंट काम था वहां पे? सर, मुझे कहा गया था कि मिस्टर रॉबर्ट और उनकी बेटी कायरा का मैं ध्यान रखूं, उन्हें घुमाने लेके जाऊं। गोवा तो उन्हें कोई भी घुमा सकता था। उनका ख्याल रखने के लिए ऑफिस के कई सारे लोग वहां मौजूद थे। फिर आपके साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन आपके वहीं रुके रहने की क्या जरूरत थी? सर, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ, तो आप ये बोल देते हैं कि आपकी तबीयत खराब है, आप वहां से निकल जाते हैं। ऐसी हालत में लड़कियां या तो एक्शन लेती हैं या फिर उस इंसान की नौकरी छोड़ के उससे हमेशा के लिए कॉन्टेक्ट तोड़ देती हैं। तो कोई भी लड़की उस इंसान को रोज रोज चुपचाप ऑफिस में देखना क्यों पसंद करेगी जिसने उसे मॉलेस्ट किया हो? क्या कहना चाहते हो आप? कि मैं कोई गलत कहानी बना रही हूँ? वैसे गोवा में क्या क्या हुआ? अगले दिन हम सबने साथ में लंच किया। मिस्टर रॉबर्ट थे, कायरा थी, मिस्टर नागपाल की वाइफ मिथिला आंटी भी थी, और हाँ, उनकी बेटी भी थी, वानी। It's very important to have these types of events. The whole idea is to look at things through a different outlook. I love the whole concept of this festival. It's absolutely fantastic. And I must say, I am very impressed with Mr. Nagpal. He is brilliant. तो तुमने मिथिला और वाणी से कुछ नहीं कहा? नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाई। I was very confused and more than anything I was absolutely in shock. और वहाँ पे इतने सारे VVIP गेस्ट थे, उनके सामने मैं कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही। फिर लंच के बाद मैं मिस्टर रॉबर्ट और कायरा को बाहर घुमाने लेके गई और 5 बजे तक हम लोग होटल वापस आ गए। That is the first time that I saw Mr. नागपाल। मतलब उस इंसिडेंट के बाद हम दोनों पहली बार फेस टू फेस मिल रहे थे। So, you like Goa? This place is paradise. Thank you for inviting us. Ah, the pleasure's all mine, lady. Nikki, please get Miss Kyra and Mr. Robert well in time for the evening session today. Yeah. Actually, I need to talk to the organizers about something, so I'll see you guys in the evening. Yeah, sure. Run along. शाम को मिलते हैं। क्या निकी? क्यों कर रही है तू ये सब? Why the hell are you taking risk again? क्योंकि मैं उसे कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहती जिससे वो मुझे जॉब से निकाले। I really need this job, दिव्या। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी, कोई रिस्क नहीं लूंगी मैं। सारे करेंगे। निकी, हाँ ठीक है, समझ गए आप लोग। हाँ, वो रॉबर्ट के रूम की कीज तुम्हारे पास है ना? गुड, चलो उसके रूम में चलते हैं। क्यों? अरे मेरा पार्सल उसके रूम में रह गया, आई नीड टू कलेक्ट दैट। अरे रॉबर्ट के रूम में भी नहीं है। इसीलिए तो तुमसे पूछा कि कीज तुम्हारे पास है, इसलिए तो कह रहा हूँ। कम, लेट्स गो। मैं लेके आती हूँ। इट्स ओके, आई गेट इट। We'll go and get it together. Come with me. एक्चुअली मुझे अर्जुन को फोन करना है, सो Oh, no. Come on, come on. निकी, तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है ना? Then this is the only way to keep it. Remember that. उस रात भी उन्होंने मेरे साथ वही सब किया, और इस बार वो ड्रंक भी नहीं थे। मैं उन्हें बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे। He was just forcing himself on me. और फिर आपने क्या किया? वहां से निकलने के बाद मैंने दिव्या को फोन किया। कितना घटिया इंसान है ये। You know what? हम दोनों को जल्द से जल्द ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। तू होटल आ जा। दिव्या, मुझे रॉबर्ट को और कायरा को बाहर लेके जाने डिनर के। तो पागल हो गई है निकी? वो फिर से कुछ करेगा।
फोन लोग आ रहे हैं, बाद में फोन कर। निकी, are you ready? Yes, we're ready. Let's go. Let's taste it. वानी, हाँ सही ना। चल ना बाहर जाके बात करते हैं। अरे बोल ना। चल ना बाहर बात करते प्लीज। क्या हुआ? अरे यार तू बोलेगी। हेलो वानी, your dad forced himself on me yesterday. He sexually harassed me. What? कल रात को पार्टी के बाद लिफ्ट में वो ड्रंक थे, लेकिन आज तो वो ड्रंक भी नहीं थे और आज भी। Nikki, it's okay. To be very honest, I'm not really surprised. वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। Oh my God, it's okay. Nikita, I love this place. But you guys have to get more serious about the security. How can they let people keep bursting in all the time? Tell Mr. Nagpal that I am very disappointed. I'm so sorry, sir. Good night. अच्छा, आर्टिकल छपने के बाद मिनिस्टर साहब का भी फोन आया। सोचो, जस्ट इमेजिन क्या बोल रहे हैं मुझे। बोल रहे हैं आई एम श्योर ये आपका ओपिनियन तो नहीं हो सकता। मैंने बोला, मैंने कहा लिखा है और and he's refusing to admit that. Varun, I need to talk to you about something. Yeah, sure. Excuse me. Come. वरुण, रॉबर्ट कह रहा था To hell with Robert. I don't care कि रॉबर्ट क्या कह रहा था। तुमने वानी को सब कुछ बता दिया? Why? Why did you do that? Don't you ever show your face to me again. Just get out of my sight. निकिता ने मुझे बोला था कि मेरे डैड ने उसको अक्यूज किया था, पर मेरे डैड ने मुझे साफ साफ कहा कि उसने कभी निकी के साथ ऐसा किया ही नहीं। सो आई डोंट नो द ट्रूथ। आपने खुद अपनी आंखों से मिस्टर नागपाल को पहले भी ऐसी हरकतें करते हुए देखा था। ऐसा आपने खुद निकिता से कहा था। देखिए सर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ओके? ये उस मैसेज का स्क्रीनशॉट है जो आपके पिता ने निकिता को उस रात को भेजा था। इसके बारे में क्या कहना है आपको? लुक मैम, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब मैं वहाँ थी नहीं तो मैं कैसे बोल सकती हूँ क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन मैंने मिस्टर रॉबर्ट और कायरा को एयरपोर्ट ड्रॉप किया। तब मुझे अपने फोन पे मिस्टर नागपाल का मैसेज आया। मैसेज में ये लिखा था कि मैं वानी को जाके ये कह दूं कि उस रात को जो कुछ भी हुआ था वो नशे में किया गया मस्ती मजाक था। A drunken banter. तो क्या वाकई ऐसा था? सर, इंसान से गलती एक बार हो सकती है, बार बार नहीं। मैं मानती हूँ कि उस रात को हम दोनों ड्रंक थे, बट व्हाट अबाउट द अदर नाइट? वी वर बोथ इन आवर सेंसेस सर। सच बात तो ये है कि मिस्टर नागपाल को बहुत गुस्सा आ गया था कि वानी को सब पता चल गया था। एनीवे, मिस्टर रॉबर्ट और कायरा को ड्रॉप करने के बाद 16 नवंबर तक हम दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। 16 नवंबर को मिस्टर नागपाल ने मुझे मैसेज किया था, सर ही ट्राइड टू सेक्सुअली हैरेस मी, पर उन्होंने इस बात को बहुत शुगर कोटेड वे में कोट किया कि वो सिर्फ एक ड्रंकन बैंटर था। क्या नशे में इंसान कुछ भी कर सकता है? झूठ बोल रही है वो। She's lying. आपके पास उसके एक्यूजेशन के अलावा मेरे खिलाफ कोई सबूत है? Anything? Any witnesses? कोई CCTV फुटेज जहां पे मैं उसके साथ कुछ गलत कर रहा हूं? और anything else?
पता नहीं क्यों किसके कहने पे वो ये सब कुछ कर रही। उसके फादर के एक्सीडेंट के बाद मैंने उसे सपोर्ट किया, मैंने उसे जॉब दिया, उसे ट्रेन किया, ट्रस्ट किया। उसके साथ कुछ गलत करना तो दूर, उसके साथ कुछ गलत करने की सोच भी नहीं सकता मैं। सर, अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो मुझे अपॉलजी लेटर मेल क्यों किया? एनीवे, 16 नवंबर को मैंने फाइनली हमारी कंपनी की एमडी मिस शोभा श्रीवास्तव को एक रिटन कंप्लेंट मेल की, पर उन्होंने भी मेरा साइड नहीं लिया। इनफैक्ट वो मिस्टर नागपाल की हरकत को कवर अप करने की कोशिश करी थी। मैंने कुछ भी कवर अप करने की कोशिश नहीं की है, बट जस्ट आई हैव ट्राइड टू रिजॉल्व द मैटर माय ओन वे। प्लीज हैव योर सीट। सो इट वाज अ सेंसिटिव इशू। मिस निकिता ने मिस्टर नागपाल पर कुछ एलिगेशंस लगाए थे, जिसे मिस्टर नागपाल ने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया था। फिर भी मैंने मिस्टर नागपाल को फोर्स किया कि वो इस मैटर को यहीं खत्म करें और मिस निकिता को एक अपॉलॉजी लेटर भेजें। तो आपको लगता है कि इतना काफी है कि मिस्टर नागपाल निकिता को एक लेटर लिखकर उसे माफी मांग ले, राइट? सी ऑफिसर, मेरे लिए मेरा ऑफिस ही नहीं बल्कि एक फैमिली है, और प्रॉब्लम्स किस फैमिलीज में नहीं होती। शोभा जी, अगर आपकी फैमिली में किसी का रेप हो जाए तब भी आपका यही रवैया रहेगा कि दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और सब कुछ भूल जाओ? हमारे ऑफिस में इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कोई एचआर विंग नहीं है, और इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने का काम मैं ही करती रही हूँ। बट यस, मुझे लगता है कि शायद इस सिचुएशन को मैं प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाई, और इसलिए मैंने अभी अभी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 को पारित किया। इस नए अधिनियम ने पुराने अधिनियम विशाखा गाइडलाइंस का स्थान लिया। इस नए अधिनियम के तहत वो सभी कंपनीज जिनके यहाँ 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन कंपनीज को इस एक्ट को लागू करना अनिवार्य है। लेकिन अब भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने इस एक्ट को लागू नहीं किया है। नवंबर 2015 में किए गए एक सर्वे के अनुसार लगभग 36% भारतीय कंपनियां और लगभग 25% विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक इस नए अधिनियम के तहत अपने ऑफिसेज में इन हाउस कमेटीज नहीं बनाई है। मिस्टर नागपाल, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपने ईमेल पे वो अपॉलॉजी क्यों भेजी? रिजाइन क्यों किया? मैंने उस गलती की माफी मांग ली जो गलती मैंने की नहीं, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती। मुझे निकिता से माफी मांगने के लिए मेरी एमडी ने मजबूर किया था। उस रात जो कुछ भी हुआ, इट वाज जस्ट अ ड्रंकन बैंटर, नथिंग एल्स। और अब निकिता अपने फायदे के लिए इस बात को इतना बड़ा बना रही है। हमने निकिता के बारे में भी पता किया, वो आपके किसी भी सो कॉल्ड दुश्मन के कांटेक्ट में न थी न है। तो इतना तो क्लियर है कि वो किसी के कहने पे ये सब नहीं करती। फिर तो वो ये सब इमेजिन कर रही होगी। I really don't know what to say, officer. Actually, आपके पास मेरे खिलाफ तो कोई सबूत है नहीं सिवाय उस अपॉलॉजी के। इस लड़की को देखा है? नहीं। गौर से देखो। हाँ, कुछ दिन पहले देखा था। इसे मैंने ही छोड़ा था, बहुत परेशान था। फिर मैंने इसे इसके होटल छोड़ दिया और बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। 7 नवंबर की रात को तुमने यहाँ कुछ देखा था? नको मैडम, वो 4 दिन जान को बहुत आफत थी। इतनी भीड़ भाड़, इतने लोग, अपने को कुछ नहीं मालूम। नो मैम, आई हैवंट सीन एनीथिंग, और एल्स मैंने सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया होता। आवर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बेस्ट इन गोवा। नहीं मैडम, मैंने तो कुछ नहीं देखा। ये देखिए सर, इससे ये साफ जाहिर है कि उस रात मिस्टर नागपाल ने निकिता को जबरदस्ती लिफ्ट के अंदर खींचा था। हाँ देशमुख, लेकिन नागपाल ने निकिता को मोलेस्ट किया, ये साबित करने के लिए ये फुटेज सफिशिएंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये पता लगे कि उस रात लिफ्ट के अंदर क्या हुआ। सर, एक और बात, निकिता, मिस शोभा और नागपाल के बीच में बहुत सारे ईमेल्स एक्सचेंज हुए थे।
सर निकिता ने नागपाल पे आरोप लगाया, शोभा ने मिस्टर नागपाल से बात की और नागपाल ने निकिता से माफी मांगी। सर मैंने सारे ईमेल स्टडी किए और एक ऐसा ईमेल ऑब्जर्व किया, ये देखिए, जिसमें मिस्टर नागपाल ने एक इंसिडेंट का जिक्र किया है, जिसमें मिस्टर नागपाल के अकॉर्डिंग उस दिन उन्हें ऑफिस में अपने और निकिता के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हुआ। अपने मेल में आपने ऑफिस की एक घटना का जिक्र किया है, उसमें आपने लिखा है कि उस दिन आपको ऐसा लगा कि आपका निकिता से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसके बारे में आपका क्या कहना? ऑफिसर, निकिता एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट लड़की है और इस बात के लिए मैंने उसे हमेशा अप्रिशिएट किया है। इतने वक्त एक साथ काम करते करते हमारे बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई थी, जस्ट लाइक फ्रेंड्स। एक्चुअली फ्रेंड्स से थोड़ा ज़्यादा। हाँ, उसने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हर बॉडी लैंग्वेज, द वे शी टुक केयर ऑफ मी, जिस तरह से वो मुझे देखती थी, अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करती थी। इट वॉज नॉट अ बॉस एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इनफैक्ट उस दिन ऑफिस में वरुण सर, are you okay? I'm absolutely okay. What is this? मजनू वाला एटमॉस्फेयर? हाँ, नहीं, कोई मजनू एटमॉस्फेयर तो नहीं है, ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि कितनी अजीब होती है ना जिंदगी, उससे भी ज्यादा अजीब होती हैं हमारी फीलिंग्स। न जाने कब कैसे कोई आपके इतना क्लोज हो जाता है कि पता ही नहीं चलता, इतना अपना हो जाता है, बहुत अपना। But you to have your अपना in your life, ना? Mithila auntie loves you so much. I also love her very much. But I guess it's okay to love more than one person in your life. I don't know why, Nikki, but I feel a very strong connection with you. I like you. I really like you. What rubbish, sir? ये बकवास है। जब मैं कैबिन में गई थी तो वो सोफे पे सोए हुए थे और कमरे में एकदम अंधेरा था। वरुण, what's up? Should I put the light on? No, it's okay. I prefer it like that. Anything important? Yeah, actually I'm working on that sexual harassment case, so I needed some input from you. Come on, Nikita. Why do you need my help? You yourself are a woman. तुम खुद एक लड़की हो. Why do you need my input? I mean, how hard it is to imagine that. Just imagine अगर कोई इंसान बगैर तुम्हारे परमिशन के तुम्हारे शरीर को छुए तो कैसा लगेगा? It's the most disgusting feeling for any woman. I don't understand कि एक इंसान जानवर कैसे बन जाता है in minutes. और ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है civilized society में. They have no bloody right to live with us. She's absolutely right. मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूं और हम दोनों के बीच ऐसी बात हुई भी थी, लेकिन उस शाम को नहीं। हाँ, उससे पहले कई बार ये बात हो चुकी थी। ऑफिसर, मेरा पूरा ऑफिस जानता है कि मैं ऐसे लोगों से कितनी नफरत करता हूँ। Look at me today. आज मैं खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। मिस्टर नागपाल, अगर आपने उस रात निकिता को हैरेस नहीं किया होता तो आज बिल्कुल आप यहाँ नहीं होता। मैंने उसे हैरेस नहीं किया ऑफिसर। She was drunk and so was I. और जो कुछ भी हुआ वो मस्ती मजाक में हुआ। किस टाइप का मजाक था? आप इतने नशे में थे कि आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आपसे मना कर रही है, बार बार आपसे ना बोल रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। उसकी ना इतनी माइल्ड थी कि मुझे तो हाँ ही लग रही थी। I thought she was playing around with me. अगर वो वाकई ये सब नहीं चाहती थी तो मुझे थप्पड़ मार देती, किक मार देती और चली जाती वहां से। और उसे ये सब नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सर, अगर वो स्ट्रेंजर होते तो मैं ये सब करती। But he's like an uncle to me. I was worried about his reputation. In fact, मुझे लगा वो ना सिर्फ मुझे टीज करने के लिए कह रही है, और इससे पहले भी तो हजारों बार मैं उसको टच कर चुका हूं। इनफैक्ट सेक्सुअल जोक्स एक्सचेंज कर चुके हैं हजारों बार। And she used to equally respond.
शी टू एंजॉय थॉरली। अगर उसे वाकई पसंद नहीं था तो वो स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर सकती थी। Oh my God, I've never laughed so much in my whole life. अब अगर आज वो ये कह रही है कि मैंने उसे सेक्सुअली हैरेस किया है तो इट्स जस्ट अ बैड जजमेंट ऑन माय पार्ट। बैड जजमेंट? मैं स्ट्रांगली ना बोल रही थी, मैं बार बार मना कर रही थी। उसने कभी मुझे मना नहीं किया। शी वॉज इंटरेस्टेड इन मी। मुझे लगा उस दिन उसने ना मॉरल डिलेमा की वजह से कर दिया। वो मेरी बेटी की दोस्त है, मैं उसकी बाप की उम्र का हूं, वगैरह वगैरह। अच्छा, मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने उन्हें पहले मना नहीं किया ना। जब वो बेहुदा जोक्स भेज रहे थे मुझे, फॉरवर्ड्स भेज रहे थे, सेक्सुअल कमेंट्स कर रहे थे विमेन के ऊपर, तब मैंने कुछ कहा नहीं। दैट इज माई फॉल्ट। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि उस रात वो ड्रंक थे और उन्हें समझने में गलती हो गई। बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट डे? ही वाज इन अ सेंसेस द नेक्स्ट डे। सर, ये बैड जजमेंट नहीं है, ही इज अ बैड लायर। I didn't expect this to be but मैंने रेप नहीं किया है। इट वॉज नॉट अ रेप। मिस्टर नागपाल आपको नॉटी जोक्स सुनाया करते थे? यस, ऑलमोस्ट एवरी डे। और आप उनके जोक्स पे हंसती थी? सिर्फ मैं नहीं, ऑफिस के सारे लोग हंसते थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उन्हें कोई इनविटेशन दे रहे हैं, या फिर सिर्फ इसलिए कि जब एक फीमेल कलीग अपने मेल कलीग से कोई एडल्ट जोक शेयर करती है तो मेल कलीग को उसे सेक्सुअली हरास करने का या रेप करने का लाइसेंस मिल गया हो। क्या आपने मिस्टर नागपाल को कभी भी कोई ऐसा हिंट दिया जिससे उन्हें ये लगे कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं? नो, सर्टेनली नॉट। हम नहीं जानते कि इस केस का असल सच क्या है, क्योंकि उन 2 रातों को उस लिफ्ट के अंदर क्या हुआ था, ये सच आज भी निकिता का बयान बनाम मिस्टर नागपाल का बयान है। लेकिन निकिता का बयान, उस होटल के सीसीटीवी फुटेज, धमाका की एमडी मिस शोभा श्रीवास्तव और निकिता की कलीग दिव्या और रोजेन के बयान, और मिस्टर नागपाल द्वारा निकिता को भेजे गए संदेहजनक मैसेजेस और अपॉलजी ईमेल, इन सब की बिना पर गोवा पुलिस ने मिस्टर वरुण नागपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A शारीरिक शोषण के लिए, 376 बलात्कार के लिए, 376 सबसेक्शन 2K अपने से नीचे ओहदे पर काम करने वाली महिला के साथ शारीरिक शोषण और बलात्कार के लिए, आईपीसी की धारा 376 सबसेक्शन 2F रिश्तेदार, गार्डियन या शिक्षक होने के नाते, या फिर ऐसा कोई भी इंसान जिस पर पीड़िता पूरी तरह से भरोसा करती हो, उसके द्वारा बलात्कार। धारा 376C सेक्सुअल असॉल्ट बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, धारा 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन with intent to outrage her modesty, धारा 341 wrongfully restraining a person, धारा 342 wrongfully confining any person। मिस्टर नागपाल के खिलाफ इन सभी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ये केस अब भी ट्रायल में है। इस केस में सच और झूठ का पता लगाना अदालत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, लेकिन महिलाएं भी धीरे धीरे हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं, जो कि वाकई में तारीफ के काबिल है और सामाजिक बदलाव की निशानी है। हमें इस सच को अपनाना होगा और अपने आप को बदलना होगा। दूसरी तरफ महिलाओं को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि ऑफिस में अपने पुरुष सहकर्मियों या बॉस के साथ सामंजस्य बढ़ाने के लिए गलत बातों को सहना या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अश्लील मजाक, गलत तरह से छूना या गलत इशारे, इस बात का विरोध करना चाहिए ताकि गलत व्यक्ति को बढ़ावा न मिल सके। सिर्फ अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए उन्हें कुछ भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस और कंपनीज के HR डिपार्टमेंट ऐसी किसी भी कठिनाई में महिलाओं की नौकरी को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच का संबंध बहुत नाजुक है, इसलिए सभी को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। महिलाओं को ध्यान रखना होगा कि वो गलती से भी किसी पुरुष को गलत संकेत न दें, और पुरुषों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।